हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हर बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि दूसरी लहर का कहर थोड़ा कम हुआ है। अनलॉक आपके लिए खोले जरूर जा रहे हैं, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा भी टला नहीं और उस खतरे से बचने के लिए मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर पहनिए। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एसपीओ फयाज अहमद शहीद हो गए। इसके अलावा इस हमले में उनकी पत्नी और बेटी को भी उनकी मौत हुई। इस आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत है। सुरक्षा बल ने, जवानों ने जो है पूरे इलाके की घेराबंदी की है और जो आतंकी थे उनकी तलाश में जुट गई है। कश्मीर में पिछले 10 दिनों में पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले का ये तीसरा मामला है। इससे पहले श्रीनगर में आतंकियों ने इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी और इसी घटना से जुड़ी 5 तस्वीरें भी जरा हम आपके सामने रख दें। किस तरीके से आतंकियों ने कायराना करतूत की है और ताबड़तोड़ जाकर ये हमला किया, ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस वाले पर यह हमला हुआ, हमले में 3 लोगों की मौत हुई है, एक ही परिवार के, और घर में मातम इस वक्त पसरा हुआ है। कई गोलियां भी घर से ही बरामद हुई हैं और कितने आतंकी थे, उन आतंकियों की तलाश भी हो रही है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ श्रीनगर से हैं और अमित पांडे हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। पहले रिफत का रुख कर लेते हैं। रिफत, ये कितने बजे ये घटना हुई और कितने आतंकी थे, कुछ पता चल पाया? देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा, कल 10 के करीब जो है इन पे खबर आई कि वहाँ पे ये फयाज अहमद जो है, ये हर गांव जो है वहाँ का एरिया है और जो है ये अटैक हुआ। और आपको जैसे मैंने पहले भी बताया जाता है कि उसको किसी ने खिड़की से आवाज मारी और जो ही उसने खिड़की खोली और उसके बाद 2 गनमैन वहाँ पे थे जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है इस परिवार पे, और खासतौर से फयाज ही निशाना था। लेकिन बताया जा रहा है कि जब बहुत ज्यादा फायरिंग की उन्होंने तो उसमें गोलियां उसकी बीवी को भी लगी, बेटी को भी लगी और तीनों की मौत बाद में हुई। और इसका एक बेटा जो है वो आर्मी में है, वो घर पे नहीं था, वो अपनी ड्यूटी पे था। सुबह वो वहाँ पे पहुंचा है। हालांकि परिवार में से किसी ने अभी तक बात नहीं की मीडिया के साथ, क्योंकि वो लगातार शौक में है, मातम में है और इनके जो रिश्तेदार हैं वो इस वक्त वहाँ पे मातम मना रहे हैं इस मौत का। और खासतौर से अगर हम किलिंग्स की बात करें, टारगेट किलिंग्स हमने देखा कि 4 हुई, जिसमें से 3 पुलिस वाले भी हैं पिछले 10 दिनों में, और उसमें श्रीनगर में 3 हुई, एक सिविलियन था और 2 जो है वो पुलिस के लोग थे, उसमें एक इंस्पेक्टर भी शामिल था। और अभी जो है मामले की तहकीकात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से पुलिस वालों को निशाना बनाया जा रहा है, अब पुलिस की तरफ से क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी, इसका सबको इंतजार। अमित, आप क्योंकि दिल्ली में हैं, क्या गृह मंत्रालय की तरफ से कोई नई स्ट्रैटेजी पर विचार किया जा रहा है कि कैसे इन्हें मुंहतोड़ जवाब देना है? जी बिल्कुल, अब आने वाले दिनों में इस बात की ओर लेकर सहमति बनी है कि जो ऑपरेशन ऑल आउट 2 है उसको और ज़्यादा तीव्रता दी जाएगी, उसको और ज़्यादा इंटेंसिटी दी जाएगी और जो ये अभियान है और ज़्यादा तेज होगा, क्योंकि पिछले 10 दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस के खास करके 2 पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है और आतंकी इससे संदेश देना चाहते हैं कि उनकी प्रेजेंस घाटी में है। एसपीओ, स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है, उनको समय पर जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा एजेंसियां अपने साथ डिप्लॉय करती हैं और इनके वेलफेयर के लिए भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने अलग अलग समय पर महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। कुछ दिनों पहले ही इनका जो भत्ता था इसमें भी बढ़ोतरी की गई थी और साथ ही जब इनके साथ कोई भी अनहोनी घटना हो तो इस पर भी यहाँ पर बढ़ाया गया था। वेलफेयर स्कीम्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की गई थी और बावजूद इसके यहाँ पर ये अपनी ड्यूटी पे तैनात रहते थे। ये अपनी सुरक्षा कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घाटी में कानून व्यवस्था को कायम रखने में ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और न केवल कानून व्यवस्था बल्कि कोविड ड्यूटीज़ को लेकर भी। तो ऐसे लोगों पर आतंकियों का हमला करना ये दिखाता है कि किस तरीके से एक माहौल को वो ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं और इस बात की संभावना भी बिल्कुल है कि आतंकियों के खिलाफ जो ये अभियान है इसमें तेजी लाएगी और
इनसे जुड़े आरोपियों को तक जल्द ही पुलिस यहाँ पर पहुँच जाएगी, जैसा कि पिछले इंसिडेंट्स में हुआ है, जो कि पिछले 1 महीने के दौरान हुए हैं। बिल्कुल अमित, रहिए जरा आप साथ। रिफत, क्या घर वालों की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है? मैंने पहले भी बताया कि घर वालों में से उनका एक बेटा है जो आर्मी में काम करता है। हो सकता है कि आर्मी में रहने की वजह से अभी वो बात नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कि वो पहले जाने, क्योंकि वो वहाँ पे था नहीं, पहले पता कर रहा होगा कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। पुलिस भी जांच कर रही है इस मामले की, हालांकि अभी किसी आला अधिकारी ने बात नहीं की इस सिलसिले में, लेकिन जो वहाँ के एसपी हैं और एसएचओ हैं वो अभी मामले की तहकीकात कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि टीआरएफ ने पहले 2 हमले जो श्रीनगर में हुए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की, और टीआरएफ का ये कहना है कि जो भी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन करेगा उसका अंजाम यही होगा। और साथ में धमकी भी दी थी एक एसएचओ को। आपको मालूम है कि जो एक लेटर आई टीआरएफ की, उसमें साफ ये लिखा था कि जो भी इंफॉर्मेशन देगा पुलिस में से या किसी और या सिविलियन भी अगर इंफॉर्मेशन देगा मिलिटेंट से पहले किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी को, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस तरीके के अल्फाज उसमें लिखे हुए थे। और ये भी लिखा था कि काफी सारे पुलिस वाले जो हैं उन पे उनकी नजर है कि कौन एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन कर रहा है या मिलिटेंटों की खबर जो है। अमित, ठीक है अमित, देखिए अब यहाँ पर 10 दिनों में पुलिस कर्मियों पर जानलेवा का ये तीसरा मामला है। उसको लेकर किस तरीके के अब दिशा निर्देश पुलिस वालों को दिए गए हैं? हालांकि इससे पहले भी ये कहा गया कि वो मुस्तैद रहें, चौकन्ने रहें, लेकिन जिस तरीके से आतंकी हमलावर हैं उसको लेकर अब कुछ और सोचना होगा। जी बिल्कुल, जो भी आतंकी हमले हुए हैं उसको लेकर सुरक्षा बलों को खास निर्देश दिए गए, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो या फिर से अन्य अर्धसैनिक बलों के जवान हो, उनको अपनी मूवमेंट आने से पहले और जाने से पहले उनको सूचित नहीं करने को कहा गया है। रास्ते में उनको सतर्क होने को कहा गया है। उनको अपने साथ हर वक्त एक लाइसेंसधारी हथियार लेने को कहा गया है और साथ ही आम लोगों से कम बातचीत करने के लिए उनको सख्त निर्देश किए हैं। खासकर इन घटनाओं के बाद, ये पहले भी निर्देश दिए जाते थे लेकिन एक बार फिर ये स्पष्ट निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। और अब दूसरी चीज़ अर्पिता कि किन लोगों के यहाँ पर निशाना बनाया जाता है, ये वही लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच के ही हैं और घाटी की कानून व्यवस्था कायम करते हैं। घाटी पर जब भी मुसीबत पड़ती है यही लोग, एसपीओ चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग यहाँ पर सामने आते हैं। तो आतंकी इन पर जो हमला करके यही जताना यहाँ पर चाह रहे हैं कि सबसे पहले लोकल लोगों को ये डराने की कोशिश है कि अगर आप मुख्य धारा से जुड़ी किसी भी चीज़ में अगर आप शामिल होते हैं तो इस तरीके के अंजाम से भुगतना होगा। किस तरीके से अर्पिता ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया? इस घटना को आतंकी का नाम लेते हैं, आतंकी पुलिस वाले का नाम लेते हैं, वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, उनको मारते हैं, उनके परिवार वालों को मारते हैं, फिर फरार होते थे। ठीक ऐसे ही इंस्पेक्टर की जो हत्या हुई थी, वो शहीद हुए थे, उनको भी इसी तरीके से आतंकियों ने इस पूरे के पूरे वारदात को अंजाम दिया था। तो एक एक करके वो टारगेट यहाँ पर चुन रहे हैं, खासकर वही लोग जो लोग जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं, जो घाटी के विकास में, घाटी की कानून व्यवस्था में, घाटी की बढ़ोतरी में अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, आप रहिए जरा सा। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं। इस आतंकी घटना से कुछ रोज पहले ही आतंकियों ने एक सब इंस्पेक्टर की भी हत्या की। आतंकी हमले से जुड़ी 2 तस्वीरें जरा आपके सामने रखते हैं। पुलिसकर्मी की किस तरीके से हत्या आतंकियों की हो रही, कायराना हरकत है ये। पुलिस वालों, उनके परिवार को निशाना बना रहे हैं आतंकी। ये जो कल घटना घटी है उसमें न सिर्फ पुलिस वाले, उनकी बेटी, उनकी पत्नी, वो भी शहीद हुए, वो भी उनकी भी हत्या हुई है। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, 10 दिनों में अगर आप देखेंगे तो 3 हत्याएं हुई हैं। इससे पहले जहां एक बार नमाज अदा करके सब इंस्पेक्टर निकल रहे थे, उस वक्त उन पर यह हमला हुआ था। वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। तो अब आतंकियों को जो चुन चुन कर घाटी में रिफत मारा जा रहा है, शायद उसी से डर रहे हैं आतंकी और इसीलिए अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो, और ये तरीका चुना है, कायराना तरीका। देखिए अर्पिता, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जीओसी जो है 16 कोर के वो पूरा कश्मीर देखते हैं और उन्होंने परसों बताया कि अभी 200 के करीब मिलिटेंट जो है वो सक्रिय हैं। मतलब अभी भी मिलिटेंट्स की तादाद है कश्मीर घाटी में, जिस तरीके से घटनाएं भी हो रही हैं। तो हमने ये भी देखा कि कुछ नई रिक्रूटमेंट भी हुई हैं, जिस तरीके से अपील भी कर रहे हैं पेरेंट्स उन बच्चों से जो मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे थे, आप वापस आए। और पुलिस ने लगातार अपील की है उन नौजवानों से जो मिलिटेंसी का रास्ता चुने हैं
और आप अगर देखेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल, उससे पहले जो स्पिन ट्वीट है उसमें यही कहा गया है उन लोगों से जो लोकल मिलिटेंट्स हैं कि आप वापस आइए, सरेंडर कीजिए। लेकिन 200 के करीब अभी भी मिलिटेंट सक्रिय हैं जो ऑफिशियल फिगर्स हैं। तो ऐसे में आप देखना होगा कि पुलिस या बाकी जो सुरक्षा बल हैं उनकी क्या रणनीति होगी। लेकिन इस तरह की कुछ टारगेट किलिंग एक जरूर चिंता है पुलिस के लिए भी, आर्मी के लिए भी, सीआरपीएफ के लिए भी, क्योंकि किसी को भी निशाना बनाया जा सकता है, कहीं पर भी निशाना बनाया जा सकता है। तो वो यही है कि जिस तरीके से सीआरएफ ने अपने लेटर में लिखा था कि उन लोगों को वो टारगेट बना रहे हैं जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एनकाउंटर्स में हो या ऑपरेशन में हो, और जो इन्फॉर्मेशन उनके मुताबिक उन्होंने इल्जाम लगाया कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सुरक्षा बलों को या अपने पुलिस के आला ऑफिसर्स को। मान लीजिए कोई एक एसपीओ है, उनको लगता है कि वो किसी अपने ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन देता है मिलिटेंट्स की प्रेजेंस की, तो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन का जो इल्जाम लग रहा है वही जो है निशाना उन लोगों को बनाया जा रहा है, जो एक चिंता का विषय है पुलिस के। ठीक है अमित, जहां एक तरफ आतंकी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम ऐसे ही हरकतें करेंगे, क्या हम किसी फ्रंट पर हम चूक जा रहे हैं क्योंकि वो जवान जो हमारी सुरक्षा में तैनात हैं, हम उनकी सुरक्षा के लिए क्या पर्याप्त इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं? जी जरूर इस पहलू पर भी यहाँ पर विचार किया जाना चाहिए और इसीलिए समय समय पर इनको दिशा निर्देश सुरक्षा बलों को दिए जाते हैं कि वो कुछ तय मापदंड हैं उनका पालन वो ज़रूर करें। और अभी इस घटना के बाद भी ऐसे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर सुरक्षा बलों के बीच यहाँ पर जारी किए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि एसपीओ ही क्यों? अगर हम 1.5 साल पहले का वक्त याद करें तब भी एसपीओ के ऊपर हमले हुए थे और रोक रही हूं मैं आपको। बड़ी खबर जम्मू धमाका केस से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। CNN न्यूज़ 18 की खबर है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके मामले में अब एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें यूएपीए आईपीसी एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने इस मामले में यूएपीए की धारा 16, 18 और 23 के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही आईपीएस की धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश और धारा 120 के तहत आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें बड़ी खबर जम्मू धमाके से जुड़ी हुई यूएपीए की धारा 13, 18, 23 के तहत केस दर्ज हुआ है। CNN न्यूज़ 18 की यह खबर है। अरुणिमा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अरुणिमा, जम्मू धमाके केस में एफआईआर दर्ज? जी, एफआईआर दर्ज करने की खबर कल आई थी, बट इसमें एफआईआर की कॉपी जो हम लोगों ने एक्सक्लूसिवली एक्सेस की है उसमें जो बात उभर कर सामने आ रही है, जो सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि आखिर इस आईईडी का टारगेट क्या था। क्या जो हेलीकॉप्टर हैंगर उस बिल्डिंग के बिल्कुल पास में था, क्या एक्चुअल टारगेट वो हेलीकॉप्टर हैंगर था, या सिर्फ ये मैसेज देने की कोशिश थी कि हमने हैंगर के पास में जाके ब्लास्ट कर दिया, आज हमने पास में ब्लास्ट किया है, कल हम आपका असेट भी उड़ा सकते हैं। इस पर विरोधाभास था, इन्वेस्टिगेटर्स डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। बट अगर आप एफआईआर देखें, जिस एयरफोर्स के अधिकारी ने कंप्लेंट दर्ज कराई है उसके दिमाग में कोई डाउट नहीं था। वो साफ साफ कह रहा है कि ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी के तहत नेशनल एरियल एसेट्स को टारगेट करने की साजिश थी। तो कंप्लेनेंट इंडियन एयरफोर्स के दिमाग में कोई डाउट नहीं है कि ये पूरी कंस्पिरेसी की गई थी ताकि जो एसेट्स थे वहां पे, वो एक हेलीकॉप्टर यूनिट का बेस है जम्मू टेक्निकल एरिया, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स वहां उस बिल्डिंग के पास में पार्क थे हैंगर में, टारगेट शायद वही एरियल एसेट्स थे और किसी वजह से वो आईईडी बिल्डिंग के छत पे गिर गई। हम लकी रहे। और अब एफआईआर में ये बात दर्ज कर ली गई है और इसी लाइन पे इन्वेस्टिगेशन फर्दर की जाएगी कि आखिर किसने ये साजिश की थी और किस तरीके से ये ड्रोन आईईडी के साथ अंदर तक, जम्मू एयरबेस के अंदर तक आया। अरुणिमा, शक की सुई किधर घूमती नजर आ रही है? पूरी तरीके से पाकिस्तान पर। दो वजह है उसकी। एक तो पिछले कुछ दिनों में चाहे तरन तारण हो, चाहे रजौरी हो, चाहे अरनिया हो, बार बार पाकिस्तानी ड्रोन्स ने आकर वेपन्स ड्रॉप किए हैं, नारकोटिक्स ड्रॉप किए हैं। तो ड्रोन्स का हमारे बॉर्डर को ब्रीच करना पाकिस्तान की तरफ से नया नहीं है। ये शक की पहली वजह है। दूसरी वजह यह है कि ये कहा जा रहा था कि क्या हो सकता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के भारत वाली तरफ से ही इस ड्रोन को उड़ाया गया हो। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी कार्यवाही करके इस कंक्लूजन पे वो पहुंचे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में कोई आतंकवादी गुट ऐसा नहीं है जिसके पास ड्रोन हो या कैपेबिलिटी हो किसी ड्रोन को असेंबल करने का। तो अगर जम्मू एंड कश्मीर में कोई किसी के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है तो लॉजिकल कंक्लूजन ऑफिसर्स का है कि फिर ये इंटरनेशनल बॉर्डर के दूसरे तरफ से ही आया है। 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है इंटरनेशनल बॉर्डर और जम्मू एयरपोर्ट के बीच में।
12 किलोमीटर तक पहले ही तरन तारण में ड्रोन अंदर घुसकर वेपन्स ड्रॉप कर चुका है। तो 12 से 14 तक आने में उनको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी, ये ऑफिसर्स का असेसमेंट है। एक कमर्शियल ड्रोन को यूज किया और उससे 2 आईईडीज ड्रॉप किए, ये भी उनको शक है कि जो एक्सप्लोजिव यूज हुआ वो आरडीएक्स था। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और जम्मू से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। यहां कालचूक में आर्मी इलाके में सुबह करीब 3 बजे एक ड्रोन की तरह दिखने वाली चीज कैंप के ऊपर देखी गई, जिस पर सेना की तरफ से करीब 20 से 25 गोलियां चलाई गई हैं। इस घटना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। कौन लोग थे वो और ये क्या ड्रोन जैसी चीज दिख रही थी, क्या वाकई वो ड्रोन थी? जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट पर हुए 2 ड्रोन से ब्लास्ट के बाद एक और ड्रोन स्पॉट किया गया है जम्मू के कालूचाक इलाके में। इस साइड का पूरा आर्मी का एरिया है, जिस इलाके में जो ड्रोन जो है रात लगभग 3 बजे के करीब स्पॉट किया गया था। और आप देखें तो सेना की क्यूआरटी की गाड़ी भी जहां पर खड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो भी तैनात हैं, आर्मी के दूसरे जवान भी जहाँ पर सुरक्षा को लेकर पहुँचे हुए हैं। पूरा इलाका जो है कैंप के भीतर का वहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि घटना लगभग 3 बजे की है जब जहाँ पर एक ड्रोन को स्पॉट किया गया और उसके बाद उस ड्रोन के ऊपर सेना के जवानों ने फायरिंग की थी। लगभग 20 से 25 राउंड उसके ऊपर फायर हुए थे। पूरे इलाके को घेरा गया है। सेना के जवान जो हैं वो उस जगह को ढूंढ रहे हैं कि अगर ड्रोन को हिट किया गया तो वो किस इलाके में गिरा है। हालांकि जो शुरुआती जांच है उसमें यह पता चल रहा है कि ड्रोन नुमा चीज़ जो एक कैंप के ऊपर से गुजर रही थी, उसके ऊपर हमला जो है वो जो फायरिंग जो है वो की गई थी सेना के जवानों की ओर से। घटना लगभग 3 बजे की है। जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट के ऊपर जो 2 ब्लास्ट हुए थे वो भी ड्रोन से ही किए गए थे। और उसके बाद एक जगह पर और यहाँ पर ड्रोन का स्पॉट होना कहीं ना कहीं चिंता की एक लकीरें हैं सुरक्षा को लेकर कि आखिर सुरक्षा एजेंसियों के इतनी सुरक्षा के बीच में इस इलाके में ड्रोन कैसे आ गया। कैमरामैन राजीव के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। 2 सहयोगी इस वक्त हैं। पवन शर्मा एयरफोर्स स्टेशन के बाहर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जम्मू से। अमित पांडे दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। पवन का पहले रुख कर लेते हैं। पवन, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये जो धमाका हुआ, ये जो ड्रोन देखा गया है, अब क्या ये वाकई ड्रोन था जिस पर सेना ने फायरिंग भी की? बिल्कुल, देखिए हम इस समय जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के ऊपर जो कालूचाक एरिया आर्मी का कैंट है उस इलाके में है। रोड के दोनों तरफ आर्मी का एरिया है, दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी। यहाँ पर ड्रोन जो है वो रात को 3 बजे के करीब स्पॉट किया गया और यहाँ पर जो संतरी थे सेना के जवान, उन्होंने उसके ऊपर 20 से 25 राउंड फायर किए, क्योंकि बिल्कुल आर्मी कैंप के ऊपर से वो ड्रोन नुमा चीज़ जो थी वो उड़ रही थी। उसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि आखिर उसको हिट किया गया था वो कहाँ गिरा होगा। लगभग 3-4 बड़े इंस्टॉलेशन है आर्मी के कालूचाक इलाके में और पूरे इलाके के भीतर सेना के जवान जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू किए हुए हैं, क्योंकि टेक्निकल एयरपोर्ट के ऊपर 2 ब्लास्ट होने के बाद यहाँ पर ड्रोन का स्पॉट होना कहीं ना कहीं एक सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन इस समय अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस का भी कहना है कि जो आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि 20 से 25 राउंड उसके ऊपर फायर किए गए थे, लेकिन अभी वो ड्रोन मिल नहीं पाया है। कहाँ पे अगर हिट हुआ तो कहाँ पे गिरा है, अगर नहीं हिट हुआ तो वापस गया तो कहीं कोई ऐसा विस्फोटक ड्रॉप तो नहीं कर गया, उसे लेकर भी सर्च ऑपरेशन जो है वो भी चल रहा है। तो हाईवे के दोनों तरफ के इलाकों में पूरी तरह से सेना ने कैंप के भीतर जो है वो नाकाबंदी की हुई है। हालांकि इसके अंदर मूवमेंट तो किसी की सिविलियन की नहीं हो सकती, लेकिन पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। ठीक है, आप रही जरा सा जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए 2 धमाकों से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। CNN न्यूज़ 18 के मनोज गुप्ता की खबर कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना और ISI का हाथ है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस हमले के लिए ड्रोन में अत्याधुनिक GPS तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। वहीं शुरुआती जांच के बाद NIA ने इस मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। जम्मू का टेक्निकल एयरपोर्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ पर कल 2 ब्लास्ट हुए थे जो ड्रोन के जरिए यहाँ पर ब्लास्ट करवाए गए थे और उसके बाद यहाँ पर कड़ी सुरक्षा है। सुरक्षा को लेकर आज बड़े अधिकारी जो हैं वो अलग अलग समीक्षा करेंगे, बैठकें होंगी कि आखिर किस तरह से ये हुआ था। साफ तौर पर जो इनिशियली जांच इसमें हुई उसमें दिख रहा है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है, क्योंकि जो ड्रोन यहाँ पर 2 आए थे जिन्होंने यहाँ पर ड्रॉपिंग की थी और ब्लास्ट किए थे ड्रॉप करके, उसमें साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है और शुरुआती जांच में भी पाकिस्तान का हाथ साफ दिख रहा है।
और इस समय अगर हम बात करें तो इस जो टेक्निकल एयरपोर्ट है इसके भीतर सुरक्षा को लेकर बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं। अभी अभी जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप अधिकारी वो भी वहां पहुंचे हैं। तो यहां पर बैठकें चल रही हैं, बैठकों का दौर जारी है। सुरक्षा समीक्षा की जा रही है कि किस तरह से यहां पर कल जो है जो 2 ब्लास्ट हुए थे। देखा जाए तो ये पहली घटना है कि ड्रोन के जरिए विस्फोट करना, और लेकिन ये बड़ी घटना है कि एक ऐसे एरिया को हिट करना जहां पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर यहाँ पर खड़े रहते हैं। और ये काफ़ी संवेदनशील इलाका माना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की दूरी अगर हम कहें यहाँ से, तो जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ से 2 अलग अलग दिशा में पाकिस्तान की दूरी बढ़ती है, जो 14 किलोमीटर और 16 किलोमीटर के करीब है। और माना जा रहा है कि जो ड्रोन यहाँ पर आए थे वो सीमा पार से नहीं आए थे। जो पहली जांच आई है कि सीमा पार से नहीं आए थे, लेकिन यहाँ से ड्रोन को ऑपरेट किया गया था जिस इलाके से, वहाँ से कुछ संदिग्धों को NIA ने भी डिटेन किया है, उनसे पूछताछ चल रही है। ये जो अमन और भाईचारा बना हुआ है, जो अमन अमान है घाटी के अंदर, इसके बारे में जो दुष्प्रचार किया था पाकिस्तान ने, उन लोगों ने, वो सब दुष्प्रचार ख़त्म हो गया है। और अब जो एक मजबूती से शुरुआत हो रही है, जिस तरह से डायलॉग हुआ, उससे कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान परस्त ताकतें इस तरह की हरकत कर रही हैं। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अमित, देखिए, ये जो जानकारी आ रही थी कि ड्रोन जो है वो यहीं से ऑपरेट किया गया है, सीमा पार से ऑपरेट नहीं किया गया, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो खबर आई, हमने ही ब्रेक की, कि FIR इसको लेकर दर्ज कराई गई है। उस FIR में ये कहा जा रहा है कि ये 14 किलोमीटर का सफर भी ड्रोन तय कर सकता है। तो ये आशंका सीधे सीधे पाकिस्तान की तरफ जाहिर की जा रही है कि वहीं से इस ड्रोन को ऑपरेट किया गया। जी, इस मामले से जुड़े जो जांच अधिकारी हैं उनका शक इस दिशा में जाना लाजमी है, क्योंकि इससे पहले भी करीब 1 दर्जन ड्रोन की जो घटनाएं हो चुकी हैं उनको भारत पाकिस्तान सीमा पे देखा जा चुका है। पिछले 1 साल के दौरान, चाहे भारत पाकिस्तान की जम्मू सेक्टर की सीमा हो या फिर पंजाब सेक्टर की सीमा हो या फिर हम राजस्थान में भी एक इंसिडेंट यहाँ पर देखा गया है। और या तो इनके ज़रिए विस्फोटक पहुँचाने की कोशिश की गई है या फिर नशीले पदार्थ पहुँचाने की कोशिश की गई है। और ताज़ा जो हमला है उसकी भी कड़ी पिछले इंसिडेंट से जोड़कर जो जांच अधिकारी हैं वो देख रहे हैं। इसीलिए इस बार भी इस घटना में भी पाकिस्तान का यहाँ पर नाम सामने आ रहा है। अब इसमें 3-4 चीज़ें हैं अर्पिता। चुनौती है कि आखिरकार किस संगठन के जरिए यह ड्रोन भेजा गया, उसमें कितने विस्फोटक थे, वह ड्रोन किस कंपनी का था, और ऐसे और कितनी कोशिश की गई इन ड्रोन को यहाँ पर भेजने की। बहुत ढेर सारी यहाँ पर कड़ियाँ हैं जिनको जोड़ना जांचकर्ताओं के सामने यहाँ पर चुनौती की। लेकिन इतना तय जरूर है कि पाकिस्तान की ओर से एक और ये नापाक कोशिश की गई है। ठीक, अमित रहिए जरा आप साथ। देखिए, जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले की जांच NIA ने भी शुरू कर दी और NIA ने इस मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। और इसी घटना से जुड़ी जरा ये 4 तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर है, जहां 2 धमाके हुए, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ड्रोन से दरअसल ये धमाके हुए। धमाके की जांच इस वक्त चल रही है। तार कहां जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि सीधा शक पाकिस्तान के ऊपर जा रहा है। हिरासत में 2 संदिग्ध जरूर लिए गए हैं और उनसे आगे की पूछताछ भी हो रही है। रिफत हमारे साथ मौजूद है। रिफत, 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, माफ कीजिए, पवन हमारे साथ हैं। पवन, 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, कोई जानकारी मिल पा रही है ये 2 संदिग्ध कौन है और ये क्या बात कह रहे हैं कि ये क्या साजिश पाकिस्तान से रची हुई थी? देखिए, शुरुआती जांच में ये साफ हो चुका है कि यह साजिश पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी खुफिया ISI ने रची थी। दोनों की जो पकड़े गए लोग हैं उनकी पहचान गुप्त रखी गई है। उनसे पूछताछ अलग अलग एजेंसीज कर रही हैं कि आखिर किस तरीके से यह हमला हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कि कालूचक एरिए में ड्रोन स्पॉट होने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्पेशल नाका हाईवे के ऊपर तैनात कर दिया है और हर आने जाने वाली गाड़ी की यहाँ पर जाँच की जा रही है, क्योंकि पुलिस को सेना ने बताया है कि लगभग 20 से 25 राउंड फायर करने के बाद जो ड्रोन नुमा चीज़ थी वो इस इलाके की ओर गई थी और आसपास के इलाके से जो लोग थे उनके घरों की सर्च भी की जा रही है। लेकिन पुलिस जो है वो हाईवे के ऊपर नाका लगाकर गाड़ियों की जांच भी कर रही है कि कहीं कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट अगर उस ड्रोन को लेकर ऑपरेट करने की हो तो उसका पता चल सके। तो ये कालूचक के नेशनल हाईवे के ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से स्पेशल नाका लगा दिया गया है जांच के लिए। लेकिन जिस तरह से आप पहले कह रहे थे कि जो लोग पकड़े गए हैं उनसे जो पूछताछ हो रही है उससे और खुलासे हो सकते हैं, जिस तरह से कि कैसे ऑपरेट हुआ, क्योंकि जिस तरह से पहले
बताया जा रहा था कि सीमा पार से हो सकता है कि ड्रोन जो हैं वो आए हों, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और बड़ा खड़ा होता है कि जम्मू कश्मीर में ड्रोन की बहुत सी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, वो चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका हो या LOC का इलाका हो। लगभग 12 किलोमीटर रेंज, 10 किलोमीटर रेंज के भीतर ड्रोन जो है वो पहुंच जाते हैं, लेकिन ये एयरपोर्ट की दूरी 14 से 16 किलोमीटर दो अलग अलग दिशाओं से है। हो सकता है कि उस पार से ड्रोन जहां पर पहुंचा हो सामान लेकर, लेकिन संभावना यही बताई जा रही है कि लोकल इन्वॉल्वमेंट थी। जहां पर ऑपरेट किया गया था, जिस इलाके से 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ अभी भी चल रही है कि वो लोग जो थे वो कौन लोग हैं, उनकी पहचान अभी फिलहाल गुप्त रखी गई है। लेकिन माना जा रहा है कि इससे और खुलासे होंगे। ISI का पूरा इसमें हाथ दिख रहा है, पाकिस्तान का हाथ बिल्कुल साफ आ रहा है, जिस तरह से ये ड्रोन के ऊपर वहां पर ड्रोन के जरिए यहाँ पर ब्लास्ट किए गए हैं। ठीक है, आप दोनों रहिए जरा साथ। देखिए, एयरफोर्स स्टेशन पर जो ये धमाका हुआ है, इसको लेकर अब 2 संदिग्ध जो हैं वो हिरासत में लिए गए हैं। और ऐसी पहले प्राथमिक तौर पर यह जानकारी मिल रही थी कि 500 मीटर की दूरी से ही इस ड्रोन को ऑपरेट किया गया है, लेकिन FIR दर्ज हुई और FIR में इस बात का जिक्र हुआ है कि ये ड्रोन 14 किलोमीटर दूर से भी, यानी पाकिस्तान से भी भेजा जा सकता है। जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट मामले में एक नया खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को पता चला है कि जो ड्रोन वहां पर भेजे गए थे वो इस इलाके से कहीं ऑपरेट हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार रोहिंग्याओं का एंगल भी देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बस्ती रोहिंग्याओं की है और यहीं से अगर बात करें तो ये बिल्कुल जहाँ कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, जहाँ से 500 मीटर दूर जो एयरपोर्ट है, टेक्निकल एयरपोर्ट, आप देखिए वहाँ से अभी भी फ्लाइट एक निकली है। तो ये एरिया अगर हम बात करें तो ये 500 मीटर की दूरी के ऊपर है जहाँ से टेक्निकल एयरपोर्ट, और माना जा रहा है कि जो ड्रोन जो वहाँ पर जो ऑपरेट हुए हैं वो इस इलाके से हो सकते हैं, क्योंकि सीमा पार से ऑपरेट कर पाना ड्रोन को बहुत मुश्किल था। जो ट्रिगर को वहाँ पर जो दबाए गए और उसके बाद जो ब्लास्ट हुए हैं वो इस इलाके से ऑपरेट किए गए हो सकते हैं, और जिसे देखते हुए 2 लोगों को इसी इलाके से NIA ने डिटेन किया है, जहाँ पर कुछ रोहिंग्या जो हैं वो रहते हैं, और सुई उसी तरफ जा रही है कि कहीं ना कहीं उनका हाथ यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अब रोहिंग्यों को अपने पेरोल पे ले रही है और इस तरह की वारदात के लिए उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। जो शुरुआती जांच में पता चला है कि रोहिंग्यों का भी इसमें एक अहम रोल हो सकता है, जो यहाँ पर जो ब्लास्ट हुए हैं जो ड्रोन के जरिए। तो सुरक्षा एजेंसियों ने यहाँ से 2 लोगों को पकड़ा है। इसी इलाके से बेली चलाना इलाका है जम्मू का। कैमरामैन राजीव के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। अमित, ऐसे कई बार ड्रोन से हथियार पहुंचे हैं, कई बार ग्रेनेड पहुंचे हैं, क्या उस घटनाओं को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया? क्या इस धमाके को पहले ही रोका जा सकता था? क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं कि सीमा पार से ड्रोन की गतिविधियां जो हैं वो देखी जा रही हैं। जी, ऐसा नहीं है कि इन घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया गया। ड्रोन को देखते हुए भारत सरकार की ओर से एंटी ड्रोन पॉलिसी भी यहाँ पर बनाई गई है। अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों ने यहाँ पर इसको लेकर अलर्ट किया गया है, और इसीलिए ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के आसपास जो ड्रोन है, ड्रोन संचालन बेहद ही सीमित अंदाज में होगा और अप्रूवल के बाद ही ड्रोन का संचालन किया जाएगा। लेकिन आतंकी हर बार हर नीतियों का अलग से तोड़ निकालते हैं, और ये जो पूरी की पूरी घटना है ये एक नापाक कोशिश है, खौफनाक साजिश है यहाँ पर। और अब यही देखना होगा कि किस तरीके से उन विस्फोटकों को यहाँ पर ड्रोन में फिक्स किया गया था और उनको इतनी दूर से उड़ाया गया था, क्योंकि इससे पहले भी जो ड्रोन भारत की सीमा में दाखिल हुए हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया है, उनको कब्जे में लिया गया है, उनका अनुसंधान हुआ है। हाँ। और अब ये नया तरीका है, तो अब चुनौती जांचकर्ताओं के सामने होगी कि कैसे पाकिस्तान के लिंक को जोड़ा जाए और पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट को इसमें जोड़ा जाए। ठीक, अमित रही जरा साथ। देखिए, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ब्लास्ट के विरोध में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। पवन, यानी डोगरा फ्रंट के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और सीधे तौर पर विरोध पाकिस्तान का। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान का हाथ इसमें साफ दिख रहा है, और यही कारण है कि डोगरा फ्रंट के लोग और शिवसेना के लोग ये दोनों प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। जिस तरह से टेक्निकल एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है, तो उसके बाद से कई और संगठन जो हैं वो पाकिस्तान की निंदा करते आ रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, जिस तरह से ये जम्मू कश्मीर में पवन, मैं आपको रोक रही हूँ, एक सवाल मेरा जल्दी से आप ले लीजिए। खास तरह का ये जो ड्रोन था, ये इसमें खास तरह का GPS लगा था,
क्या जानकारी इस ड्रोन के बारे में जिससे हमला हुआ है मिल पा रही? देखिए, जो 2 ड्रोन जिससे ये ब्लास्ट किया गया है टेक्निकल एयरपोर्ट के ऊपर, जीपीएस से पूरी लोकेशन उसको मॉनिटर कर रही थी और यही बार बार कहा जा रहा है कि 14 किलोमीटर दूर पाकिस्तान से ड्रोन अगर भेजे गए हैं तो लोकेशन का जीपीएस के जरिए पूरा पता चल जाता है। एयरपोर्ट के भीतर कौन कौन से इलाके में बैरक्स हैं, कौन कौन के इलाकों में इनके डेट बनाए गए हैं, कौन कौन से इलाके में इनके जो हैंगर्स थे वहाँ पर वो हेलीकॉप्टर जहाँ पर पार्क किए गए, वो पूरा इलाका दिख जाता है। लेकिन यहाँ पर जो जीपीएस लोकेशन जिनके साथ वो लगाई गई थी, कहीं ना कहीं ये शुरुआती जांच में दिख रहा है कि लोकल इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जो 4 से 500 मीटर दूरी के ऊपर से ऑपरेट की, क्योंकि जिस इलाके पर ये गिराए गए हैं, जिस जगह पर एयरपोर्ट के भीतर, वो बाउंड्री से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। बाहर से वहाँ से फेंका जाना असंभव है, लेकिन ड्रोन के जरिए फेंके गए हैं तो ड्रोन में जीपीएस था, तो कहीं ना कहीं लोकल इन्वॉल्वमेंट है और यही कारण है कि 2 लोगों को जो डिटेन किया गया है उनसे ही खुलासे हो रहे हैं। यानी देखिए, अब लगातार जांच चल रही है किस तरीके के तार इससे जुड़े हुए थे, लेकिन सीधा कनेक्शन अभी कहीं से सामने आ रहा है तो वो पाकिस्तान से आ रहा है। आप सब नजर बनाए रखिएगा। बढ़ रहे हैं आगे। दिल्ली के पास गाजियाबाद से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बदमाशों ने एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी। हमले में कारोबारी की पत्नी घायल हो गई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात की जानकारी मिलने पर पुलिस की एक टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की तरफ से हमलावरों को पकड़ने के लिए 3 टीम बनाई गई। हत्या के पीछे लूट या आपसी रंजिश, इनकी आशंका जताई जा रही है। दिल्ली के गाजियाबाद के लोनी में ट्रिपल मर्डर केस का मामला सामने आया है। इस वक्त हम क्राइम स्पॉट पर मौजूद हैं, जहां पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां फायर की बीती रात, जिसमें 3 की मौत हुई है, 1 गंभीर रूप से घायल है। मैं सबसे पहले तो आपको तस्वीर दिखा देता हूं। ये कपड़ा व्यापारी रियासुद्दीन का घर है और इस घर में आप देख सकते हैं नीचे जो है ये उनका दुकान है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़े का दुकान है। यहाँ पर एक तरफ तकिया रखा हुआ है, कपड़े के व्यापारी हैं वहाँ। यहाँ पर बीती रात 3 बजे के आसपास यहाँ पर बदमाश पहुंचे थे, जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बताया जा रहा है कि ये जो बिस्तर आप देख सकते हैं, इसी बिस्तर पर रियासुद्दीन मृतक, जो कि कपड़ा व्यापारी हैं, वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर सो रहे थे। तभी यहाँ पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। रियासुद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई है और जो उनकी पत्नी थी, उस पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है, अस्पताल में भर्ती है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा और इस दुकान से यहाँ पर खून के धब्बे भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो ऊपर के मंजिल में रियासुद्दीन के दोनों बेटे और एक बहू जो है वो सो रहे थे। फिर बदमाश ऊपर पहुंचे, ऊपर उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की। आप देख सकते हैं यूपी पुलिस का जवान जो है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है, यूपी पुलिस का जवान तब, और यहाँ इसी कमरे में यहाँ पर सो रहे थे। इस कमरे में भी जाकर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और उसके बाद दोनों बेटों की मौत हो चुकी है। जो दोनों बेटे ऊपर सो रहे थे। बताया ये भी जा रहा है कि एक बेटा जो है, उसकी वाइफ जो है वो भी छत पे थी, किसी कमरे में उसने अपने आप को लॉक कर लिया है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। थाना लोनी क्षेत्र में एक मोहल्ले में आज एक परिवार में रात्रि में 4 सदस्यों को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई और जिसमें से अभी 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक महिला घायल है, जिनका उपचार चल रहा है। घटनास्थल का हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड यहाँ मौके पर मौजूद है। जरा 2 तस्वीरें देखिए। 3 लोगों की हत्या होती है। जांच के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। फिलहाल किस एंगल में ये जांच चल रही है आपको बता दें। एक पहला शक लूट को लेकर है, दूसरा आपसी रंजिश भी वजह जो है वो बताई जा रही है। तो 3 लोगों की हत्या, ये ट्रिपल मर्डर का केस सामने आया। जांच के लिए 3 टीमें अब जांच को आगे बढ़ा रही हैं। अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी गाजियाबाद से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, हत्या के पीछे वजह क्या अभी सामने आई है और क्या कोई गिरफ्तारी हुई, कुछ पता चल पाया कौन थे वो लोग?
देखिए अर्पिता, जो परिजन है मृतक के, उनका साफ साफ ये कहना है कि उनकी रंजिश किसी से नहीं थी। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बॉलीवुड के फिल्मों में हम देखते हैं कि बदमाश आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, उनके पीछे लोग भागते हैं उनको पकड़ने के लिए, पकड़ नहीं पाते हैं, बदमाश फरार हो जाते हैं और आखिर में सबसे पुलिस पहुंचती है। और अब मामले इस वारदात को अंजाम दिए हुए 6 से 7 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। सबसे पहले तो मैं तस्वीर यहाँ की दिखा दूं। देखिए, ये जो मृतक रियासुद्दीन है, ये उनकी दुकान है, कपड़े के व्यापारी हैं और ये उनकी दुकान है। सबसे पहली ये तस्वीर है। और ये जो मकान है, मकान के ठीक, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट विमल से कहूंगा कि मकान के पीछे जो एंट्री का दरवाजा है वो आपको दिखाएं। इस गेट पे ताला लगा हुआ था और जब फायरिंग की आवाज पड़ोसियों ने, उनके भाई ने सुनी और जब वो यहाँ पर पहुंचे तो देखे कि इस मकान पर उस वक्त भी ताला लगा हुआ था जब फायरिंग हो रही थी उस वक्त घर के अंदर। ये दुकान है और दुकान के अंदर यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर मिट्टी है। मिट्टी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर खून के बहुत ज्यादा धब्बे थे, जिसके बाद डॉग स्क्वाड यहाँ पर पहुंची, CFSL की टीम यहाँ पर पहुंची, क्राइम टीम पहुंची और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर मिट्टी डाला है। और ये इस कमरे में रियासुद्दीन यहाँ पर सो रहे थे। सबसे पहली फायरिंग जो है रियासुद्दीन के ऊपर यहीं से हुई है। उसके बाद देखिए, बताया ये जा रहा है कि छत पे, पहली मंजिल पे से एक आने का रास्ता है, छत का से एक आने का रास्ता, तो हो सकता है कि बदमाश सबसे पहले यहीं से उतरे हों और उसके बाद फायरिंग करने के बाद बदमाश जो है वो यहां से ऊपर चढ़े इस सीढ़ियों के रास्ते से। और जब यहां पर पहुंचे पहली मंजिल पर, तो यहां पर उनके दोनों बेटे सो रहे थे और एक बेटे की वाइफ। देखिए, मृतक रियासुद्दीन जो कि कपड़ा का व्यापारी था, उनकी पत्नी को तो गोली लगी है, बताया जा रहा है कि जबड़े में गोली लगी है, इलाज चल रहा है, हालात नाजुक है। और एक बेटे की जो पत्नी थी वो इन 3 कमरों में से किसी एक कमरे में अपने आप को कैद कर लिया। बदमाशों ने उन्हें देख नहीं पाए और जिसके बाद बदमाश उनको छोड़कर यहां से चले गए। जब फायरिंग हुई है ताबड़तोड़, तब आसपास के लोगों ने सुना, उनका भाई जो है वो 2 कमरे दूर ही रहता है अर्पिता। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो बताया जा रहा है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां से भी बदमाशों की एंट्री हो सकती है। वजह यह है, देखिए, लोहे का ग्रिल है, इसको पूरी तरीके से लॉक किया गया है, लेकिन ओपन स्पेस है ऊपर। और ये जो मकान है, ये मकान जो है ये सटा हुआ है दूसरे छत से, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये डेयरी है। यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से कोई भी इस छत के ऊपर आ सकता है। तो एक अनुमान ये लगाया जा सकता है, क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर मौजूद थी, CFSL की टीम यहाँ पर मौजूद थी, जो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक और तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाना, देखिए ये सब खून के डिब्बे, यानी जब गोलियां यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है उस वक्त जो उनके दोनों बेटे थे जरूर इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी हर तरफ यहाँ पर खून के धब्बे हैं। मैं एक बार छत का नजारा आपको दिखाता हूँ, क्योंकि बार बार अर्पिता सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिरकार बदमाशों की एंट्री कहां से हुई और वो भागे कैसे, क्योंकि यहाँ पर कुछ आई विटनेस भी हमसे मिले थे जो इस वक्त नहीं है, हम आपसे बात नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि वो उन्हें शायद पुलिस लेकर गई होगी और उनका वो जो आई विटनेस है वो फरार हो, नहीं वो आई विटनेस यहीं पे है हमारे साथ। और ठीक है अमित, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। तो फिलहाल देखिए 3 टीमें बनाई गई हैं और वो लगातार जांच कर रही हैं और इसको लेकर कड़ियां क्या जुड़ती हैं, क्योंकि परिवार ने आपसे रंजिश की बात खारिज की है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।